हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ रितु शर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडू फ्लाइट। यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे DSSB पीजीटी कॉमर्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2015 का, और ये पार्ट 19 है। इससे पहले मैं 18 पार्ट आपको प्रोवाइड करा चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बहुत डिटेल एक्सप्लेनेशन रहती है यहाँ पे। सिर्फ हम क्वेश्चन का आंसर ही नहीं देखते, उसके साथ उसके पीछे का लॉजिक क्या है, वो आंसर क्यों है, उसके आगे पीछे का सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड कराती हूँ, जिसके साथ आपके एक ही क्वेश्चन के साथ ना 3-4 क्वेश्चन और प्रिपेयर हो जाते हैं। ओके। और DSSB के साथ साथ ये जो सीरीज है ना, पीजीटी कॉमर्स का कोई भी आपके एग्जाम में, चाहे यूजीसी नेट हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, NVS या KVS, कोई भी टीचिंग एग्जाम की आप तैयारी करो, सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ज़रूरी नहीं है कि जो सिर्फ DSSB की तैयारी कर रहे हैं वही इसे देखें। अगर आप नेट की, असिस्टेंट प्रोफेसर, कोई भी एग्जाम की तैयारी करो, सबके लिए ये हेल्पफुल है। तो अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि मेरी कोई भी वीडियो आती है ना, उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 है ये, क्योंकि इससे पहले मैं आपको 95 क्वेश्चन प्रोवाइड करा चुकी हूँ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द कॉन्सेप्ट ऑफ बाउंडेड रैशनैलिटी इन डिसीजन मेकिंग हैज़ बीन गिवन बाय। जो बाउंडेड रैशनैलिटी है डिसीजन मेकिंग में जिसको हम यूज़ करते हैं, वो किसने दी थी? अब यहाँ पे हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन किसी थिंकर का नाम देना चाहिए था, पर इन्होंने यहाँ पर अलग अलग कॉन्सेप्ट्स दिए हुए हैं ऑर्गेनाइजेशन के। तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो ये बोला बाउंडेड रैशनैलिटी किसने दिया था? लाइन अथॉरिटी ने, स्टाफ अथॉरिटी ने, इनफॉर्मल अथॉरिटी ने, या ऑल ऑफ द अबव। अब ये क्वेश्चन जानने से पहले, इसका आंसर जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कि बाउंडेड रैशनैलिटी होता क्या है, राइट? तो एक बार देख लेते हैं कि ये होता क्या है। जो बाउंडेड रैशनैलिटी होता है ना, ये एक डिसीजन मेकिंग का ही होता है कि रैशनैलिटी ऑफ इंडिविजुअल इज लिमिटेड बाय इंफॉर्मेशन दे हैव। रेशनैलिटी का मतलब क्या होता है कि जो सोचने की शक्ति होती है ना इंसान की, जो लॉजिक वो लगाता है, उसके बेसिस पे वो डिसीजन लेता है। इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा कि ह्यूमन बींग्स आर रेशनल, ठीक है, कि वो सोच समझ के ही कोई परचेज डिसीजन लेता है। तो वही यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो रेशनैलिटी होती है ना इंडिविजुअल की, वो लिमिटेड होती है, मतलब कि कहीं ना कहीं सीमित होती है। कहाँ तक? जो इन्फॉर्मेशन उसके पास अवेलेबल है वहाँ तक। और द कॉग्निटिव लिमिटेशन ऑफ देयर माइंड, या फिर किसी के सोचने की शक्ति ही उतनी नहीं होती कि वो कोई रेशनल डिसीजन ले पाए, राइट? तो ये लिमिट करती हैं ये सारी चीज़ें। एंड द फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम दे हैव टू मेक अ डिसीजन, या फिर कभी कभी टाइम की भी कमी होती है कि वो एक रेशनल डिसीजन नहीं ले पाते। तो इसको बोलते हैं बाउंडेड रेशनैलिटी, जो कि किसने दिया था? हर्बर्ट साइमन ने दिया था ये, ठीक है। तो ये टर्म भी पूछी जा सकती है आपसे कि बाउंडेड रेशनैलिटी किसने दी थी? ये दी थी हर्बर्ट साइमन ने। अब यहाँ पे अगर आप ऑप्शंस देखोगे तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि ये किसने दिया था? लाइन अथॉरिटी ने, स्टाफ ने, इनफॉर्मल ने, या फिर सभी ने दिया था। तो जब आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे, और ये लाइन अथॉरिटी, स्टाफ अथॉरिटी, ये सब मैं आपको पहले वाले लेक्चर्स में भी ना डिस्कस कर चुकी हूँ आपके साथ, तो आई होप आपने पढ़ा होगा वो और आपको पता होगा। जो लाइन अथॉरिटी होती है वो क्या बोलती है कि एक प्रॉपर स्केलर चेन फॉलो होनी चाहिए आपकी अथॉरिटी को ऊपर से नीचे आने के लिए, राइट? अगर ये टॉप मैनेजमेंट है तो ये इसको अथॉरिटी प्रोवाइड कराएगा, फिर ये नीचे वाले को प्रोवाइड कराएगा। तो जो अथॉरिटी होती है ना, वो किसी हैंड में लिमिट करती है, फिर वो नीचे धीरे धीरे जाके स्पैन होती जाती है। तो इसको बोलते हैं हम लाइन अथॉरिटी, जहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के पास पावर होती है, अथॉरिटी होती है। ओके। और जो स्टाफ अथॉरिटी होती है, ये किससे रिलेटेड होती है? डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड होती है, कि जो पर्टिकुलर मैनेजर्स होते हैं, या आपका जो टेक्निकल स्टाफ होता है, या आपके जो एडवाइजर्स होते हैं, उनको मिला के स्टाफ अथॉरिटी बनती है, जो आपको एडवाइस प्रोवाइड कराते हैं, डिसीजंस लेने में आपकी हेल्प करते हैं, ठीक है। तो बाउंडेड थ्योरी में क्वेश्चन ही क्या पूछा हमसे? डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड पूछा गया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा अब आपका? स्टाफ अथॉरिटी। तो ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं इसको कि स्टाफ अथॉरिटी क्या होता है? गिव्स द मैनेजर द राइट, यानी कि अथॉरिटी देता है टू एडवाइज द अदर मैनेजर्स और द एम्प्लॉयज। जो स्टाफ अथॉरिटी होती है ना, ये मैनेजर को राइट प्रोवाइड कराती है कि आप अदर मैनेजर्स को और एम्प्लॉयज को एडवाइस दे सके। और जो लाइन अथॉरिटी होता है, ये पावर देता है गिवन टू समवन इन अ सुपरवाइजरी पोजीशन टू मैंडेट एक्शन बाय द सबऑर्डिनेट। मतलब ये पावर देता है कि जो आपका जो सबऑर्डिनेट है ना, वो जो एक्शन कर रहा है वो आपकी अथॉरिटी के अकॉर्डिंग कर रहा है या नहीं कर रहा, जो आपने इंस्ट्रक्शंस उसको प्रोवाइड कराई हैं वो उसके अकॉर्डिंग कर रहा है या नहीं कर रहा। तो आई होप ये क्वेश्चन अब क्लियर हो गया होगा, और इसका राइट आंसर हो गया हमारा स्टाफ अथॉरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The leadership qualities are inborn. This notion forms the part of which of the following? अब ये बोल रहा है कि जो लीडरशिप क्वालिटीज होती है ना, वो इनबॉर्न होती है, मतलब जो लीडर्स होते हैं ना, वो पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते। इस स्टेटमेंट का सिंपल से कहने का मतलब ये है। तो ये किस थ्योरी में कहा गया है?
यहाँ पे ये थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट नहीं होगा, लीडरशिप होगा, गलती से मैंने मैनेजमेंट लिख दिया, ठीक है। तो ऑप्शन है हमारे पास द फॉलोअरशिप थ्योरी ऑफ लीडरशिप, या फिर द बिहेवियरल थ्योरी ऑफ लीडरशिप, या फिर पाथ गोल थ्योरी ऑफ लीडरशिप, या फिर ग्रेट मैन थ्योरी ऑफ लीडरशिप। अब अगर आपने इस क्वेश्चन को पहले नहीं पढ़ा था तो भी आई होप आप इसका आंसर इजीली दे सकते हैं थोड़ा सा गैस लगा के, क्योंकि यहाँ पे देखो बात हो रही है क्वालिटीज आर इन, लीडरशिप क्वालिटीज आर इनबॉर्न, राइट। और यहाँ पे अगर आप डी ऑप्शन देते हो ना, द ग्रेट मैन थ्योरी, यहाँ से नाम से हमें पता चल रहा है कि ग्रेट मैन की बात हो रही है ना यहाँ पे, जैसे कि इनबॉर्न टाइप का कुछ यहाँ पे सिस्टम आ रहा है कि जो ग्रेट मैन होते हैं ना वो पैदा होते हैं, इस तरीके का कुछ। आप थोड़ा सा कोई भी गैस लगा के आप यहाँ पे आंसर निकाल सकते हो। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, द ग्रेट मैन थ्योरी ऑफ लीडरशिप, ये हो गया करेक्ट ऑप्शन। बाकी सारे ऑप्शन जो हैं इनको भी देख लेते हैं। बेसिकली जो आपकी फॉलोअरशिप थ्योरी होती है लीडरशिप की, ये बोलती है कि एक सिर्फ लीडर अच्छा हो ये ही काफ़ी नहीं है, जब तक उसके जो फॉलोअर्स हैं ना वो भी अच्छे नहीं होंगे ना, तब तक आपका जो गोल है वो अचीव नहीं होगा, आपकी जो लीडरशिप है वो इनकम्प्लीट रहेगी। आपके फॉलोअर्स भी उतने ही अच्छे होने चाहिए, आपको फॉलोअरशिप का भी उतना ही ध्यान रखना चाहिए। तो ये होगी फॉलोअरशिप थ्योरी। अब बिहेवियरल अगर थ्योरी की बात करें तो बिहेवियरल थ्योरी क्या अज्यूम करती है कि जो कैपेबिलिटी होती है ना वो लर्न की जाती है। जैसे अभी हमने ग्रेट मैन थ्योरी की बात करी ना, इन्होंने क्या बोला कि जो लोग होते हैं ना लीडरशिप क्वालिटी के साथ बॉर्न होते हैं, उनके अंदर ना वो इनहेरिट ही होते हैं, जो ट्रेड्स वगैरह होते हैं, जो एट्रीब्यूट्स चाहिए होते हैं ना लीडरशिप की क्वालिटी के लिए, वो उनके अंदर पैदाइशी होते हैं। लेकिन जो बिहेवियरल थ्योरी है ना वो क्या बोलती है कि नहीं, उन कैपेबिलिटी को, जो लीडरशिप की कैपेबिलिटी होती है ना, उनको लर्न किया जा सकता है, सिखाया जा सकता है या सीखा जा सकता है। ओके, जैसे कि आपने कंडीशनिंग थ्योरी पढ़ी होगी पैवलोव वगैरह की, ऑपरेंट कंडीशनिंग या फिर क्लासिकल कंडीशनिंग के, एक डॉग होता है उसको सिखाया जाता है कि जब बैल बजती है तो आपको सलाइवा करना है, राइट। तो वो ये क्या बोलती है थ्योरी कि सिखाई जा सकती है लीडरशिप भी। लेकिन फिर एक और ऑप्शन था यहाँ पे पाथ गोल थ्योरी। जो पाथ गोल थ्योरी है ये क्या बोलती है कि आपको अपने एम्प्लॉयज़ के हिसाब से देखना पड़ता है कि क्या चीज़, कौन सी जो स्पेसिफिक बिहेवियर है ना वो ठीक रहेगा कि आप अपने एम्प्लॉय से काम करवा सकें, आप काम निकलवा सकें, राइट। एक जो लीडर है उसको क्यों बनाया गया ताकि जो एम्प्लॉय है ना वो ठीक से काम कर सके उसके लीडरशिप में, है ना। तो आपको वो एक प्रोसेस देखना पड़ेगा, एक बिहेवियर देखना पड़ेगा कि आप ऐसा कौन सा बिहेवियर अपनाएं कि आप अपने एम्प्लॉयज़ की जो नीड्स है ना उनको फुलफिल कर सके और आप उनसे अच्छे से काम निकलवा सके, ताकि जो एक कॉमन गोल है ना वो फुलफिल किया जा सके। तो आई होप ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। That form of business organization for which specific act has not been passed, इनमें से कौन सी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसके लिए कोई भी स्पेसिफिक एक्ट पास नहीं किया गया है। ऑप्शंस हैं पार्टनरशिप, कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी या फिर सोल प्रोप्राइटरशिप। तो आई होप आप सबको आंसर पता होगा, ये सब हम 12th से पढ़ते आ रहे हैं। तो आप देखोगे यहाँ पे जो पार्टनरशिप होता है वो भी एक एक्ट के थ्रू आती है, कंपनी भी एक्ट के अंदर पास की गई है ना, कोऑपरेटिव सोसाइटी का भी अपना एक एक्ट होता है। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या बचा, सोल प्रोप्राइटरशिप। इसका कोई एक पर्टिकुलर एक्ट नहीं होता। यहाँ पे आपको पता भी होना चाहिए कि इन तीनों को कौन कौन से एक्ट के अंदर लाया गया है। जो पार्टनरशिप एक्ट है आपका ये 1932 है। कंपनीज एक्ट पहले 1956 था, फिर इसको अमेंड करके कंपनी एक्ट 2013 लाया गया, तो ये चीज़ ध्यान रखना। अब कंपनी एक्ट 2013 फॉलो होता है। फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट भी होता है 1912, यानी कि 1912 कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट है। कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी इस एक्ट के अंदर रजिस्टर होती है, ठीक है। फिर यहाँ पे मैंने लिख भी दिया ये कि सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म्स इन इंडिया आर नॉट रेगुलेटेड अंडर एनी वन लॉ टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल प्रोप्राइटर। ओके, तो इनसे रिलेटेड कोई भी रेगुलेट करने के लिए अभी तक लॉ पास नहीं किया गया है इंडिया के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्कर्स अपोज रेशनलाइजेशन बिकॉज, जो वर्कर्स होते हैं, रेशनलाइजेशन मतलब भी कोई न्यू टेक्नोलॉजी आती है या कोई भी नई चीज़ करने को होती है तो वो उसको अपोज क्यों करते हैं वर्कर्स, मेन फियर क्या होता है उनके मन में, ऐसा क्यों करते हैं वो। तो ऑप्शन आर बिकॉज ऑफ डोमिनेंस ऑफ कैपिटल, बिकॉज ऑफ लॉकआउट, बिकॉज ऑफ रिट्रेंचमेंट या फिर बिकॉज दे विल हैव टू वर्क मोर। तो अब आपको यहाँ पे बताना है करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, क्यों अपोज करते हैं रेशनलाइजेशन को यहाँ पे। तो यहाँ पे एक चीज़ समझो पहले, जो रेशनलाइजेशन होता है ना सिर्फ इसको वर्कर ही अपोज नहीं करते, इसको एम्प्लॉयर भी अपोज कर सकते हैं। एम्प्लॉयर को भी रेशनलाइजेशन से लाइक यानी कोई न्यू टेक्नोलॉजी वगैरह आती है ना उससे बहुत सारे फियर होते हैं कि अगर न्यू टेक्नोलॉजी आएगी तो मुझे कैपिटल ज़्यादा इन्वेस्ट करनी पड़ेगी न्यू टेक्नोलॉजी को हायर करने के लिए। तो ये किसके लिए हो गया, ये इसको क्यों अपोज कर रहा है, एम्प्लॉयर अपोज कर रहा है ना कि एम्प्लॉय, ठीक है। या फिर अगर कोई न्यू टेक्नोलॉजी आएगी तो मे बी मेरे एम्प्लॉयज़ को ठीक से नहीं कर पाएंगे तो वो लॉग आउट कर देंगे। ओके,
तो इससे भी क्या होगा, तो ये किसको डर है, एम्प्लॉयर को ही डर है इसका, ठीक है। लेकिन कुछ डर है, एम्प्लॉयर को ही डर है इसका, ठीक है। लेकिन कुछ डर ऐसे होते हैं जो वर्कर्स को भी होते हैं कि अगर न्यू टेक्नोलॉजी आएगी तो उनको क्या डर होता है कि हमें ऑर्गेनाइजेशन से निकाल दिया जाएगा, क्योंकि जब न्यू टेक्नोलॉजी आएगी, लाइक मशीन आई ऐसी कोई न्यू, तो अब जो वर्कर है उनकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी ना, तो उनको ये डर होता है कि हमें निकाल दिया जाएगा, इसलिए वो लोग रेशनलाइजेशन को क्या करते हैं, अपोज करते हैं। ऐसा भी होता है कि उनको लगता है कि हमें ज़्यादा काम करना पड़ेगा, क्योंकि रेशनलाइजेशन का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि आपको न्यू मशीन लानी पड़ेगी, इसका मतलब ये भी है कि एक ही इंसान से ज़्यादा काम करवाया जाएगा। अब जो एम्प्लॉयर है वो ज़्यादा रेशनल हो जाएगा कि मुझे ना 25 लोगों की 25 वर्कर की सपोज जरूरत नहीं है, इस 25 जो काम कर रहे हैं ना वर्कर, उसको तो 20 एम्प्लॉय भी कर सकते हैं, तो वो 5 एम्प्लॉयज़ को निकाल देगा, और इसका मतलब क्या होगा, वो जो काम पहले 25 लोग कर रहे थे वो 20 को करना पड़ेगा, इसका मतलब क्या, वर्क भी, उनका वर्कलोड भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये दोनों ऑप्शन ही आपस में करेक्ट है, लेकिन जो आपका बेस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो क्या हो जाएगा, बिकॉज ऑफ रिट्रेंचमेंट, क्योंकि वर्कर्स को लगता है कि रेशनलाइजेशन होने से उनको ऑर्गेनाइजेशन से निकाल दिया जाएगा, ठीक है। तो इस वाले में भी देखो निकाला ही जा रहा है ना कि अब वो कम वर्कर को रखेगा, और रिट्रेंचमेंट का मतलब भी वही होता है, तो जो हमारा बेस्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये करेक्ट आंसर हो गया। थोड़ा देख लो कि रेशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि इंक्रीज इन द वर्कलोड ऑफ द इंस्टॉलेशन ऑफ द मॉडर्न मशीनरी विच विल रिक्वायर ए स्मॉल नंबर ऑफ वर्कर, मतलब कि इंक्रीज ही हो रहा है दोनों केसेस में आपका जो वर्कलोड है, किस तरीके से कि आपको न्यू मशीन आएगी तो उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा आपको, या तो फिर जब वो मशीन आ जाएगी तो कुछ वर्कर्स को निकाल दिया जाएगा, तो रिट्रेंचमेंट का डर कहीं ना कहीं होता है। लेकिन ऐसा सिर्फ शॉर्ट रन में होता है, ये चीज़ ध्यान रखना, हमेशा नहीं होता कि न्यू चीज़ आएगी तो वर्कर्स को डर ही बना रहेगा, क्योंकि लॉन्ग रन में क्या होता है, जब जो वर्कर्स हैं उनके जब वेजेस धीरे धीरे इंक्रीज होती है ना, तो वो डिमांड करते हैं प्रोडक्ट्स की ज़्यादा, और जब वो प्रोडक्ट्स की डिमांड करते हैं तो मार्केट में डिमांड जब जनरेट होती है तो न्यू फर्म्स, न्यू यूनिट खुल जाती हैं प्रोडक्शन के लिए। अब जब न्यू फर्म्स खुलेंगी तो उनको क्या होगा, उनको एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होगी, तो इससे क्या होगा, लॉन्ग टर्म में आपकी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, ठीक है। लेकिन शॉर्ट रन में कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट होती है, तो ये चीज़ ध्यान रखना, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। द प्रोसेस इन विच एक्चुअल रिजल्ट्स आर कंपेयर्ड विद द डिजायर्ड रिजल्ट इज कॉल्ड, जो प्रोसेस होती है जिसके अंदर हम एक्चुअल जो रिजल्ट आया है हमारा निकल के उसको कंपेयर करते हैं डिजायर्ड रिजल्ट से, या फिर यहाँ पे कभी लिखा हो सकता है स्टैंडर्ड रिजल्ट्स के साथ में, तो उसको क्या बोलते हैं, ऑप्शंस आर कोऑर्डिनेशन, डायरेक्शन, कंट्रोल या फिर प्लानिंग। तो अब आप बताओ, ये आपने पढ़ा होगा मैनेजमेंट फंक्शंस के अंदर भी, तो कौन सी प्रोसेस होती है जिसमें हम रिजल्ट्स को मैच करते हैं, एक्चुअल रिजल्ट्स को डिजायर रिजल्ट्स के साथ। यस, द करेक्ट ऑप्शन इज कंट्रोलिंग। हमने पढ़ा है ना भाई, सबसे पहले प्लानिंग होती है, फिर ऑर्गेनाइजिंग होती है, फिर स्टाफिंग, फिर आपकी डायरेक्टिंग, एंड देन लास्ट में होती है कंट्रोलिंग। तो यहाँ से वर्क जो है हमारा एक्चुअल शुरू होता है, जब वर्क हो जाता है ना, तो जो हमने प्लानिंग की थी उसको हम कंट्रोलिंग के साथ मैच करते हैं कि जो हमारा वर्क हुआ जिसके लिए हमने प्लान किया था, तो जैसे प्लान किया था वैसे हुआ या नहीं हुआ, तो इसको हम प्लानिंग में जो हमने सेट किया होता है उसको हम कंट्रोलिंग में मेजर करते हैं, यहाँ पे कंपेयर करते हैं, ओके। तो आई होप जितना भी हमने डिस्कस किया है वो आपको समझ में आया होगा क्लियरली, कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। स्टिल अगर आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि जो लोग DSSB के लिए इतना ज़्यादा परेशान है कि कहीं पे भी कोई भी मटेरियल नहीं मिल रहा है, तो उनके साथ शेयर करो प्लीज़, ताकि उन तक भी चीज़ें पहुंच सके। एंड द वन मोर थिंग, सब्सक्राइब कर लो अगर आपने नहीं किया है तो, एज यू नो कितनी इंपॉर्टेंट सीरीज़ यहाँ पे चल रही है। बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करते हैं। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को अगर अभी तक आपने नहीं किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।